नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और हमारे साथ अब कार्यक्रम में यूनिक चेन्स के डायरेक्टर संयम मेहरा जुड़ चुके हैं। संयम, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। दो चार इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके ऊपर आपकी एक सेंस लेना चाहेंगे। सबसे पहले तो गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस और जिस तरह से वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अब यहाँ पर 13वें दिन भी आज जारी है। किस तरह से आप देखते हैं इसका इम्पैक्ट प्राइसेस पर? नमस्ते मनीषा जी, मुझे लग रहा है कि जो रेट्स हैं अभी जैसे अटैक होता है या जो भी वॉर होती है तभी धीरे धीरे रेट्स बढ़ते हैं, लेकिन इस बार ऐसा इतना स्पीड से देखने को नहीं मिला, क्योंकि जितने भी इंटरनेशनली हेज फंड्स हैं या जो फ्यूचर के एफएनओस करते हैं वो ज्यादा अभी ऑयल के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और जैसे 96 97 ऑयल के रेट्स हो गए, आगे भी आने वाला टाइम $100 फ्यूचर्स में जैसे लग रहे हैं, उस वजह से ऑयल के ऊपर ज्यादा ध्यान है। और जैसे वॉर इंटेंसिफाई होती है थोड़ा और बढ़ती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के अंदर रुकावट रहती है, तो मुझे लगता है कि गोल्ड के रेट सही रहेंगे। इंटरनेशनली इन्फ्लेशन जो हम देखते हैं, इन्फ्लेशन भी जो है वो बढ़ती है जब भी कोई वॉर टाइम पे, जैसे हम देख रहे हैं कि एलपीजी ऑयल के रेट्स जो बढ़ रहे हैं उस वजह से, और जो आने वाले साल के अंदर जो फेड के रेट्स हैं वो भी इस वजह से जो थोड़ा सा घटने थे वो नहीं घटेंगे, विच इज नेगेटिव फॉर गोल्ड। तो मुझे लग रहा है कि जो भी सोने के अंदर अगर तेजी का माहौल बनेगा भी, तो मुझे लगता है 7 से 10 दिन अगर थोड़ी सी शिप्स को जाने को परमिशन मिलती है, थोड़ी वॉर बराबर होती है या कम होती है, तो लोग वापस गोल्ड के ऊपर ध्यान देंगे और गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट चालू करेंगे। मुझे तो अभी 20th के बाद थोड़ा थोड़ा गोल्ड वापस बढ़ने लग जाएगा। साल के एंड तक $6,000 के आसपास दिख रहा है गोल्ड, लेकिन फिलहाल आने वाले 7 से 8 दिन मुझे लग रहा है कि गोल्ड के रेट्स और सिल्वर के रेट्स यही रहेंगे। सही कहा आपने। जो मनी है वो एज ऑफ नाउ क्रूड में और इन सेफ हेवन डॉलर इंडेक्स में जा रही है, सोने चांदी में नहीं जा रहा है। लेकिन ग्लोबल ट्रेड का इम्पैक्ट हमने ओवरऑल ट्रेड पर भी आता हुआ देखा है, फिर चाहे वो रॉज हैं जैसे कि डायमंड या गोल्ड, या फिर ज्वेलरी का ट्रेड वाया दुबई। 13वां दिन है, किस तरह का इम्पैक्ट यहाँ पर है, कितना लंबा इसे और झेलने के लिए इंडस्ट्री तैयार है? देखिए, जब भी इंडिया का जो भी एक्सपोर्ट्स होती है उसका ट्रेड हब तो दुबई है, और दुबई के अंदर से जब भी माल दुबई से ही पूरे वर्ल्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता था, इंडिया की ज्वेलरी भी। तो अभी जितने भी दूसरी कंट्री से, गल्फ कंट्री से भी लोग बाइंग करने आते थे, दुबई आके बाय करते थे। तो जो एक्सपोर्ट है 100% उसका हिट हुआ है। यूएस मार्केट थोड़ा खुले, फिर भी गोल्ड ज्वेलरी जो है आज वो भी वो ज्यादा से ज्यादा गल्फ सेक्टर के अंदर बिकती है, मुस्लिम कंट्रीज में ज्यादा बिकती है। तो मुझे लगता है दुबई के इस वॉर या गल्फ वॉर की वजह से, ईरान वॉर के वजह से यहाँ पर एक्सपोर्ट्स के ऊपर, गोल्ड के एक्सपोर्ट्स खासकर काफी इफेक्ट पड़ेगा। इंडिया डोमेस्टिक मार्केट की जब मैं बात करता हूँ तो मार्च का महीना जनरली हर ईयर ऑन ईयर बुक्स क्लोजिंग के हिसाब से ठंडा रहता है, लेकिन 15-17 के आसपास के बाद जब भी गुड़ी पाड़वा आता है और अक्षय तृतीया 19-20 के आसपास अप्रैल के अंदर है, तो लोगों ने जो रिटेल के अंदर बाइंग है वो थोड़ी थोड़ी शुरू कर दी है, स्टॉक लेना शुरू कर दिया है, जिससे आने वाले टाइम के अंदर अब जब भी कस्टमर वापस मार्केट के अंदर या स्टॉल शॉप्स के अंदर आएंगे तो उसके हिसाब से वापस वो स्टॉक्स अपना लाइट वेट ज्वेलरी का भरना चालू कर दिया है। तो 22 कैरेट, 18 कैरेट और 9 कैरेट तीनों ज्वेलरी अच्छी तरह से बाइंग थोड़े थोड़े लेवल पे अभी शुरू हो गई। पॉइंट है संयम जो आपसे डिस्कस करना है वो इंडियन मार्केट्स में डिस्काउंट है। डिमांड बहुत ज्यादा नहीं है, ऑफ कोर्स डिस्काउंट्स थोड़े कम हुए हैं, लेकिन अब भी बाजार में हैं। बिल्कुल सही है, डिस्काउंट्स हैं, क्योंकि आज जितनी भी मार्केट का इनपुट है, चाहे वो बुलियन इनवर्ड आने का इनपुट है, यहाँ मैन्युफैक्चरर्स के पास जो कैपेसिटी है उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि जो डिस्काउंट्स है मार्केट के अंदर है। आप देखेंगे यूएई के अंदर भी जो उल्टा ट्रेंड था, पहले जब बायर्स मार्केट थी, अभी वहां पर जो स्ट्रेस का माहौल है, यहाँ तो कभी एयरपोर्ट के ऊपर बम गिरता है, कभी आजू बाजू जगहों पे लोगों को सुनने को मिलता है, तो उस वजह से खाने की चीजों के लिए, बाकी चीजों के लिए वहां पर लोग अपना गोल्ड बेच रहे हैं, जो वहां पर बेचने के बाद फिर डोरे के रूप में या कोई रूप में इंडिया के अंदर आता है, तो काफी कुछ डिस्काउंट्स गोल्ड के अंदर यहाँ पर है। मुझे लगता है कि गोल्ड के जो डिस्काउंट्स हैं वो रहेंगे 23-24 तारीख तक, और मंथ के एंड के अंदर ये डिस्काउंट्स वापस क्लियर आउट हो जाएंगे, जब भी डिमांड थोड़ी सी बराबर आएगी अक्षय तृतीया की और पाड़वा की, तब तक ये डिस्काउंट्स रहेंगे। सही में एक फाइनल चीज, यहाँ पर जिस तरह से सोने में मूवमेंट है, क्या कहीं वही हाल काफी हद तक चांदी में भी बनता हुआ दिख रहा है? नहीं, मुझे लगता है सोने के अंदर पहले पिछले साल जो एक ट्रेंड था कि चांदी के अंदर हम देख रहे थे कि चांदी बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, 4 लाख हो गई, फिर घट के वापस 2,20,000, 2.5 लाख, अभी 2,75,000 के करीब चांदी देखने को मिल रही है मार्केट के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि चांदी के अंदर अभी इतनी तेजी फिलहाल जल्दी से नहीं आएगी। चांदी के अंदर जुलाई अगस्त के बाद तेजी का माहौल बनेगा। सोने के अंदर जो है
20 तारीख के बाद तेजी का माहौल देखने को मिलेगा। और जो इंडिया के अंदर जो अक्षय तृतीया का फेस्टिवल है उसके अंदर गोल्ड की परचेजिंग और बाइंग थोड़ी सी ज्यादा रहेगी मुझे लगता है, क्योंकि इसके अंदर रिटर्न्स भी ज्यादा आते दिखते हैं। और इंटरनेशनली भी मुझे लगता है जिस तरीके से सेंट्रल बैंक्स ने बाइंग कुछ रोकी थी, मुझे लगता है वो वापस अभी तरीके से बाइंग करेंगे, क्योंकि सोना आराम से जो $5183 है अप्रैल के बाद धीरे धीरे बढ़ के 5200 300 करके दिवाली के आसपास 6000 के करीब भी गोल्ड दिख सकता है, जो संकेत इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स या इंटरनेशनल डॉलर इंडेक्स यूएस का बाइंग सेंट्रल बैंक बाइंग के हिसाब से दिख रहा है। सिल्वर के ऊपर इतना तेजी में अभी नहीं रहना चाहिए, सिल्वर अभी इसी लेवल पे स्टैग्नेंट रहेगा। पॉइंट टेकन। संयम, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो सोने में तेजी बरकरार रह सकती है और सोने चांदी के बीच में अगर कुछ चूज करना हो इन्वेस्टमेंट के तौर पर तो सोना शायद यहाँ पर बेटर परफॉर्म करेगा। वेल, ये तो बात हुई सोने चांदी की, लेकिन बात अब रुपए की कर लेते हैं। एक और दिन और एक और रिकॉर्ड लो हमने यहाँ पर बनता हुआ देखा। हमारे साथ अब KN दे जुड़ चुके हैं इसी पर बात करने के लिए। मिस्टर डे, शुक्रिया आपके समय के लिए। कैसे देखते हैं रुपए को और आपको लगता है यहाँ से और गिरावट देखने को मिल पाएगी? गुड इवनिंग मैडम। कोई लेवल देना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि नेगेटिविटी इज ऑन, नेगेटिविटी विल कैरी ऑन। कोई भी लेवल जा सकता है। आज तो 92.36 गया और मेरा ख्याल से अलॉन्ग विद द मिडिल ईस्ट जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस, देयर इज आल्सो वन मोर थिंग जो हम देख रहे हैं कि लास्ट 7 मींस कल तक का इक्विटी मार्केट में आई थिंक एफआईआईज हैव सोल्ड almost 39,000 crore worth of net equity, so which is equal to $4.3 billion एक 1 मार्च से लेके कल तक 7 ट्रेडिंग डेज में। तो ये आउटफ्लो भी प्रेशर आरबीआई पे है। मे बी सब ने थोड़ा तो डेफिनेटली कुछ गया रहेगा मार्केट से बाहर। तो आरबीआई हैज बीन इंटरवेनिंग फ्रॉम डे 1। आज भी दोपहर को मेरा ख्याल से ऐसा कुछ रिपोर्ट है, क्योंकि जिस तरह से 92.35 36 से एकदम 92.07 वापस बायर्स से 92.1920 में बंद हुआ। देयर इज अ हाई डिमांड, बैलेंस शीट मैनेजमेंट से काफी इम्पोर्टर्स का पोजीशंस ओपन है, तो डिमांड रहेगा, ये अनसर्टेनिटी रहेगा। विद ब्रेंट आल्सो मूविंग इन वेरी अनसर्टेनिटी जोन, कभी 120, कभी 95, कभी 100, आज सवेरे वापस अभी 96, हाईली स्पेकुलेटिव। तो रुपये में नेगेटिविटी जारी रहेगा। देयर इज एंड आई थिंक दिस विल ओनली करेक्ट वंस वी सी कोई डी एस्केलेशन दिखाई देगा, तभी ये शायद जारी रहेगा। नहीं तो एक दिन ट्रम्प साहब कहता है कि बस वॉर एंड सून हो जाएगा, दूसरा सामने से कह रहे हैं कि हम 6 महीना तक लड़ सकते हैं। दीज आर ऑल कॉन्फ्लिक्टिंग न्यूज विच अफेक्ट्स ऑफ द मार्केट। जब तक ये डी एस्केलेशन नहीं हो रहे, हम रुपये प्रेशर दिखाई देंगे और आई थिंक आरबीआई विल डेफिनेटली कम इन और स्पीड ब्रेकर की तरह उसे रुकाने को ट्राई, थोड़ा वोलेटिलिटी कम करने को ट्राई करेंगे। एब्सोल्युटली मिस्टर डे, जब तक ये चीज़ें खत्म नहीं होती, कुछ क्लैरिटी नहीं आती, बाजार में लेवल्स देना आई अंडरस्टैंड इज मुश्किल, लेकिन मार्च एंडिंग बहुत दूर नहीं है और जो यूजुअल इस टाइम पे सस्पेक्ट्स होते हैं उससे कैसे प्ले आउट होता हुआ देखेंगे? मार्च एंडिंग के लिए ऑफ कोर्स डेफिनेटली शॉर्ट टर्म प्रीमियम्स आप देखेंगे 1 month हैज गॉन टू 4.5%, जो ऑन एवरेज इट इज अराउंड 3.5। मार्च एंडिंग का प्रीमियम कुछ आज क्लोजिंग हुआ 50 पैसे, विच इज 4.5% पर एनम। तो मैं भी वापस मुझे लग रहा है कि ये समवेयर क्लोज टू बिटवीन 92, 22, 92, मे बी 50, 60, 70। अगर प्रेशर ये वॉर और 10 दिन चला तो डेफिनेटली ये 90 to 50 यार आगे भी जा सकता है। बट टू गिव यू लेवल ऑफ 31st March, it's impossible for me at this level. But until unless war में ये de-escalation नहीं हुआ, बहुत मुश्किल है। मगर आई थिंक द पीपल आर कवरिंग, काफी जन कवर कर रहे हैं। जैसे ही 2 दिन पहले 91, 95 आए थे, या कल भी थे थोड़े करेक्शन। जैसे करेक्शन मिलता है इम्पोर्टर्स या ईसीबी पेमेंट, बैलेंस शीट मैनेजमेंट चालू है, इसके लिए प्रीमियम्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो वी विल सी प्रेशर चालू ही रहेगा ये अप टू 31st March और इवन गोइंग अहेड ऑल्सो, बिकॉज मे मंथ प्रीमियम में काफी है, अराउंड 4% मे मंथ का भी प्रीमियम है। तो जब तक हमें ये कुछ इसमें कुछ पॉजिटिव नहीं दिख रहा है कि बाबा ये दिस शुड स्टॉप सम टाइम और द अदर, दिस डजंट लुक लाइक। जिस तरह से हमारा एनर्जी क्राइसिस भी, लाइक वी हैव ओनली नाउ चॉइस टू इंपोर्ट फ्रॉम रशिया, तो दैट विल अफेक्ट डेफिनेटली आवर एनर्जी प्राइसेस। एंड जब ये एनर्जी प्राइसेस हिट होता है, योर इन्फ्लेशन ऑल्सो स्टार्ट गोइंग अप। So going forward, things are not so good. Hopefully, ये जल्दी खत्म होना चाहिए वॉर, so that there is some sort of sanity in the market.
जी हाँ, क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स का इम्पैक्ट भी हम यहाँ पर कैट पे आता हुआ देखेंगे और साथ ही साथ जिस तरह रुपए में गिरावट है, एफआईआईस की बिकवाली है, लगता है कुछ और बेरिशनेस यहाँ पर रुपए में देखने को मिल सकती है। मिस्टर डे एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। लौटेंगे तो हमारे एक्सपर्ट्स होंगे हमारे साथ, बताएंगे आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। स्वागत है आपका। गंगानगर कमोडिटीज से अमित खरे और आनंद राठी से नवीन माथुर हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। नवीन, अगर टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की बात इस बाजार में की जाए तो कहाँ दिखती हैं आपको अपॉर्चुनिटीज? Manisha, base metals would be good, and thank you for calling me on the show. Base metals अच्छा लगता है. Although gold and silver also is looking good, but then at the same time, I think the base metal pack would be a little better. Aluminium buy करा जा सकता है, buy on dips strategy on the aluminium and copper. Buy on dips at around 350 levels, stop loss 347, and target on the upside at around 355. Even the crude is a sell on the rise, means we are not seeing, हम ज़्यादा देख नहीं रहे हैं, selling better है क्योंकि भाव बड़े थे. It was a spike on Monday where we saw $119 international markets में, which was highest since March 2022. But उसके बाद थोड़े से cool down हो गए in international markets also at around $90 or so, $95. So I would say crude would be the sell on the rise strategy. March contract at around 8,100 on MCX, stop loss at around 7,500, and the targets on the upside can be seen on 9,000 levels. अमित, आप कैसे देखते हैं बाजार को और आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या हैं? नमस्कार मनीषा जी और नवीन सर को भी नमस्कार। टॉप ट्रेडिंग में अगर हम बात करें तो बेस मेटल को ही मैं पहले नंबर पे रखूंगा। पहला जो मेरा ट्रेड है वो एल्यूमिनियम मेरे को काफी अट्रैक्टिव चार्ट पे नजर आ रहा है। 325.80 अभी करंट प्राइस चल रहा है, तो मौजूदा भाव पे इसमें एक फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। 1 से 2 दिनों के लिए 334 का टारगेट रखना है और 322 रुपए का स्टॉप लॉस है। कॉपर भी चार्ट पे काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। 1200-1190 की रेंज में इसमें कहीं पर भी खरीदारी की जा सकती है। ऊपर में टारगेट रखना है 1240 रुपए तक का और नीचे का जो स्टॉप लॉस है वो 1180 रुपए का रहेगा। क्रूड ऑयल का चार्ट जो है रेंज काफी बड़ी है, बट ओवरऑल देखा जाए तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। ऑप्शन का एक ट्रेड मैंने इसमें बनाया है, क्रूड मिनी 8400 का कॉल ऑप्शन, 600 के आसपास इसमें खरीदारी करनी है। टारगेट रखना है 940 का और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 400 का रहेगा। गोल्ड सिल्वर की रेंज की अगर हम बात करें मनीषा जी, अभी 1 से 2 दिनों के लिहाज से, तो गोल्ड 1,58,000, 1,59,000 ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर में 1,65,000 के आसपास के भाव इसमें देखने को मिल सकते हैं, तो थोड़ी सी भी गिरावट अगर मिलती है तो 1,58 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी की जा सकती है। वहीं पे चांदी की अगर मैं बात करूं तो 2,70,000 के आसपास मई वायदा सिल्वर में एक फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। 267 का स्टॉप लॉस लगाना है और 2,84,000 तक के टारगेट इसमें भी देखने को मिल सकते हैं। मनीषा जी ऑलराइट, बहुत शुक्रिया नवीन जी आपका एंड अमित आपका भी साथ जोड़ने के लिए। समय की किल्लत है, माफ़ी चाहेंगे, लेकिन बहुत शुक्रिया ये स्ट्रैटेजीज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। वेल, इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। हम लौटेंगे और लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।